नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि वर्तमान परिस्थितियां बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण काल में अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। पूरा समाज संक्रमण से जूझ रहा है। ऐसे में भाषा और साहित्य की बहुत ही महती भूमिका है। जब भी पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी तरह का संक्रमण हुआ है, भाषा ने और साहित्य ने बहुत ही महती भूमिका निभाई है उन परिस्थितियों में। जी हाँ, आज हमारी चर्चा का विषय भी यही है, संक्रमण काल में भाषा और साहित्य की भूमिका। और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है बरेली कॉलेज बरेली उर्दू विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शैब्या त्रिपाठी को, और साथ ही हमने आमंत्रित किया है बरेली कॉलेज बरेली के हिंदी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर निरुपम शर्मा को। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इन दिनों पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है, और ऐसे में भाषा की, साहित्य की और हमारे समाज की, तीनों की जो एक सम्मिलित भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। भाषा वैसे तो अभिव्यक्ति की एक कल्पना है या अपनी बात को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम कही जाती है। चूँकि आप डॉक्टर शैब्या त्रिपाठी उर्दू विभाग में है, आपके शब्दों में यदि हम भाषा को जानना चाहें तो आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, भाषा या जबान ये वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम है जी। इसके ज़रिए हम न सिर्फ अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, बल्कि उनके ख्यालात को हम ग्रहण भी करते हैं। और न सिर्फ वैचारिक आदान प्रदान बल्कि भावनात्मक, आपके जज्बातों की भी अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से होती है। जी। और विचार और भावों के साथ साथ विचार करने के लिए भी भाषा की आवश्यकता है। जी। अगर हमारे पास कोई भाषा नहीं है तो हम सोच नहीं सकते, तो जो भाषाहीन है वो विचारहीन हो जाएगा। जी। तो भाषा एक अभिव्यक्ति का माध्यम है जिसके जरिए हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनकी बातें ग्रहण करते हैं। जी, अभिव्यक्ति चाहे किसी भी तरह की हो, जी, चाहे हमारे निजी विचारों की हो, चाहे व्यक्तित्व की हो, और चाहे फिर संक्रमण काल में किसी संदेश को या किसी को समझाने के लिए क्यों ना उसे प्रयोग किया जाए। जी जी। चूँकि डॉक्टर निरुपम शर्मा आप हिंदी विभाग से हैं, जी। अगर हम भाषा के जो असर है, उसका प्रभाव है, उसको समझने का प्रयास करें या समझना चाहें तो किस तरह भाषा समझने की कोशिश करनी चाहिए, विशेष तौर से किसी भी संदेश को, किसी भी मैसेज को या किसी भी अभिव्यक्ति को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, उसको असरदार तरीके से पहुंचाने के लिए किस तरह से भाषा का उपयोग किया जाता है? देखिए, भाषा चूँकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज में एक दूसरे तक अपनी अनुभूतियों को, अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को, अपने विचारों को रखने का माध्यम भाषा ही होता है। भाषा के जैसे कि 3 प्रकार माने गए हैं, सांकेतिक, मौखिक और लिखित रूप। तो जो लिखित रूप है वह साहित्य के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन जो मौखिक रूप है वह कहीं ना कहीं अधिकतम रूप में प्रयुक्त होता है, हर वर्ग के द्वारा प्रयुक्त होता है। हर व्यक्ति, हर कहना चाहिए कि पशु पक्षियों के पास, सबके ही पास मौखिक भाषा है। सांकेतिक भाषा का भी बहुत अधिक अच्छा प्रयोग हो रहा है। आज के समय में हम देखें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पोस्टर बना करके या और दूसरे माध्यमों से अपने विचार जो हैं कोरोना से संबंधित लोगों के सामने पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो भाषा का मौखिक रूप है वह अपनी अभिव्यक्ति का सबसे सरलतम रूप है और सबसे सुविधाजनक रूप है। यही कारण है कि भाषा का प्रयोग हम न केवल साहित्य के अर्थ में, बल्कि जो हमारे ज्वलंत विषय हैं, जो ज्वलंत समस्याएं हैं, उनको भी कहीं ना कहीं उनका सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए, उन पर विचार विमर्श करने के लिए हम भाषा को अच्छे प्रकार से प्रयुक्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने कि भाषा 3 रूपों में प्रयोग की जाती है। सांकेतिक भाषा होती है, और दूसरी जो भाषा आपने बताई है साहित्यिक भाषा के विषय में अगर हम जानना चाहें तो साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है डॉक्टर शैब्या त्रिपाठी। और समाज, साहित्य और भाषा, ये तीनों एक दूसरे में बिल्कुल जुड़े हुए, गुथे हुए से हैं। क्योंकि अगर हमारे पास भाषा नहीं है तो हम समाज को किसी तरह का कोई संदेश नहीं दे सकते, मार्गदर्शन नहीं कर सकते, और अगर भाषा है तो साहित्य भी ज़रूरी है। किस तरह आप जोड़ती हैं भाषा, साहित्य और समाज को? जी, भाषा, साहित्य और समाज के अंतर संबंध को अगर समझें जी, तो भाषा क्योंकि समाज में जन्म लेती है, एक व्यक्ति किसी भाषा को जन्म नहीं दे सकता। व्यक्ति विशेष की भाषा अलग हो सकती है, लेकिन हम उसे उसकी शैली या अंदाज़े बयां कह सकते हैं। जी। पर भाषा समाज में उपजती है, और साहित्य तब पैदा होता है जब भाषा और समाज एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। जी। साहित्य
तब उपजता है। तो साहित्य, भाषा और समाज की अंतर संबंध को अगर हम समझें तो साहित्य भाषा को माध्यम के तौर पर अपनाता है और समाज को संबोधित करता है जी तो साहित्य एक पुल की तरह है, जी भाषा को माध्यम के तौर पर अपनाकर और संबोध के रूप में समाज को जब अपनाता है तो वो इन तीनों को एक तरीके से जोड़ता है। रही बात समाज और साहित्य के अंतर संबंध की, तो हम हमेशा ये सुनते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, प्रतिबिंब दिखाता है, आईना है, लेकिन इस बात में कहीं ना कहीं एक पक्षीय क्रिया नजर आती है। जी जी जबकि साहित्य न सिर्फ समाज को आईना दिखाता है बल्कि उसकी जो विरूपताएं हैं, उसकी जो कमियां हैं, उनको भी जाहिर करता है, उनके निराकरण के भी समाधान तलाश करता है। जी तो साहित्य समाज में रहते हुए उसके परे जाकर समाधान सुझाता है। जी 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 साहित्यकार समाज का सदस्य भी होता है, वो उसका निरीक्षक भी होता है, उसका परीक्षण भी करता है और नव निर्माण भी करता है। जी 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 इसीलिए साहित्य को समाज सुधार की कुंजी कहा जाता है। डॉक्टर निरुपम शर्मा, आप कितना डॉक्टर शैब्या त्रिपाठी से सहमत हैं? जी, मैडम ने जो कहा है बिल्कुल ठीक बात है। साहित्य समाज का दर्पण है और साहित्य के माध्यम से भाषा जो है वो साहित्य को बनाने का हमारा माध्यम भी है और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं साहित्य जो है वह भाषा पर भी अपना प्रभाव डालता है। तो यदि हम देखें तो भाषा समय के अनुसार जैसे जैसे प्रयुक्त होती है, मुख्य सुविधा के अनुसार जिन शब्दों का अधिकतम लोकप्रिय प्रयोग हम देखते हैं वही कहीं ना कहीं साहित्यकारों के द्वारा अपनी रचनाओं में, कविताओं में, लेखनी के माध्यम से ले ली जाती हैं। उन आंचलिक शब्दों को, देशज शब्दों को भी उठा करके साहित्यिक रूप दे दिया जाता है। लेकिन जो भाषा साहित्यिक रूप ले चुकी है, सदियों पहले जो लिखा जा चुका है, सैकड़ों वर्षों पहले तुलसी के द्वारा, कालिदास के द्वारा या और दूसरे रचनाकारों के द्वारा जो कुछ लिखा गया है, वो जो भाषा थी, वो जो भाषा का उदात्त रूप था, उसको पढ़ करके आज के समय के कवि, आज के समय के सामान्य जन, सुधी पाठक, प्रबुद्ध जन जो है वह अपने भाषा को उदात्तीकरण करने में सहायक पाते हैं और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं उन्हें भाषा और साहित्य का जो एक हमारे भारतीयता का जो सही स्वरूप है, सत्यम शिवम और सुंदरम, वो हमें भाषा के माध्यम से ही साहित्य में उजागर या कहना चाहिए कि सही साक्षात रूप में दिखाई पड़ता है और उसके साथ साथ उसको अपनाने में भी कहीं ना कहीं साहित्यकारों के लिए मददगार होती है भाषा। जी, वाकई में भाषा की महती भूमिका होती है। अगर हम बात करें संक्रमण काल की, जैसे इन दिनों पूरी दुनिया कोविड-19 के संक्रमण काल से जूझ रही है और ऐसे में प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक देश और प्रत्येक देश का प्रत्येक व्यक्ति यही प्रयास कर रहा है कि वो किसी भी तरह कोरोना के इस संकट से जीत पा सके उस पर और कोरोना के संकट से खुद को बचा सके। ऐसे में साहित्य, भाषा और समाज तीनों की बहुत बड़ी भूमिका है। जहाँ तक भाषा की बात है, अगर हमारे पास उचित भाषा नहीं होगी, जिन लोगों को हम समझाना चाहते हैं, अगर उनकी भाषा में उनसे बात नहीं करेंगे तो शायद अपनी बात नहीं समझा पाएंगे। हम बात करें अगर इतिहास की, तो जब भी कोई भी संक्रमण काल हुआ है, इसे युद्ध की तरह से लिया गया है और युद्ध के दौरान जो योद्धा होते हैं उनके उत्साहवर्धन का कार्य साहित्यकारों ने किया है। भाषा के माध्यम से और साहित्य के माध्यम से जोश कहते हैं जिसे, जोश दिलाया है उन्हें। आज भी कोरोना योद्धा हमारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं लगातार, चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी हो, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हों, चाहे वो स्वच्छाकर्मी क्यों ना हो, सभी लोग अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। तो क्या ऐसे में भाषा या साहित्य का कोई ऐसा स्वरूप है, साहित्य का कोई ऐसा रोल है, ऐसी भूमिका है जो उन कोरोना योद्धाओं को उत्साहित कर सके, उनके उत्साहवर्धन के लिए ज़रूरी हो या उनकी जो कार्यक्षमता है उसमें विकास हो सके? क्या कहती हैं डॉक्टर शैब्या त्रिपाठी आप इस विषय में? देखिए, जहाँ तक भाषा का ताल्लुक है जी, तो अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे जो कोरोना योद्धा हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिसमैन, हमारे चिकित्सा क्षेत्र में जुड़े हुए और कर्मचारी जी, हमने इनके उत्साहवर्धन के लिए पूरे देश ने बल्कि पूरे विश्व ने सांकेतिक तौर पर भी कई कदम उठाए। कई गीतों की रचना आप सुनते हैं, संदेशों के माध्यम से लोगों को उनको जागरूक करना और उनका उत्साहवर्धन करना, ये तो हम देख ही रहे हैं, जो भाषा का जिस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। साहित्य की जहाँ तक बात आती है तो क्योंकि ये संक्रमण काल अभी चल रहा है जी, ज़रूर ही ऐसा समय आएगा जब इसकी जो त्रासदी है वो परिलक्षित होगी आगे आने वाले साहित्य में, चाहे वो मजदूरों का, गरीबों का पलायन हो, क्योंकि हमने देखा कि विभाजन के वक्त जो त्रासदी थी, जो पलायन था, उसने बहुत लंबे समय तक
साहित्य को मुतासिर किया, प्रभावित किया। जी। तो आज भी जब हम देख रहे हैं गरीबों और मजदूरों का पलायन, तो वो त्रासदी, घरेलू हिंसा के जो मामले बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन के समय में जो परिवारी जनों के बीच अंतर संबंध हैं, उनका भी ताना बाना बदलने लगा है। जी। जो व्यक्ति बहुत अकेला हो गया था, बहुत स्वकेंद्रित हो गया था, वो अब विवशता में ही सही लेकिन घरों में रहने को मजबूर है, तो कहीं ना कहीं वो अंतर संबंध भी बदल रहे हैं। जी जी। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि आने वाले समय में, भविष्य में ज़रूर ही परिलक्षित होंगी हमारे अदब में, साहित्य में। राजेंद्र सिंह बेदी ने 80 वर्ष पूर्व एक अफसाना लिखा था, क्वारंटाइन। जी जी। क्वारंटाइन शब्द आज बहुत प्रचलन में है। जी। जो बीमार लोग हैं उनको स्वस्थ लोगों से अलग करके रखा जाता है ताकि वो वबा या बीमारी फैलने ना पाए। जी। राजेंद्र सिंह बेदी ने ये अफसाना प्लेग के पस मंजर में लिखा था। जी जी। और क्वारंटाइन में डाले गए लोगों के बारे में वो लिखते हैं कि रोग से जितने लोग नहीं मरते, उतने क्वारंटाइन से मर जाते हैं। जी। क्योंकि अकेले रहने की त्रासदी, ये भय कि हम अपने रिश्तेदारों से अब कभी नहीं मिल पाएंगे, या अपने अगल बगल के लोगों को मरते हुए देखना, ये चीज़ें ऐसी थी कि जो लोगों को मरने के लिए एक तरह से तैयार कर रही थी। और 80 वर्ष बाद भी आज हम हालात देखें तो ये अफसाना कितना प्रासंगिक है कि कोरोना के पस मंजर में भी हम उन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं। जी बिल्कुल। बेदी लिखते हैं कि बिना फर्क के मजहब लोगों को सुपुर्द आतिश किया जा रहा था, यानी आग के हवाले किया जा रहा था। कौन कैसे मरा, कौन किस धर्म का है, इससे कोई ताल्लुक नहीं। इतनी मौतें हुई, ये हमने विदेशों में देखा। भारत अभी खुशनसीब है कि उस दौर तक नहीं पहुंचा, उम्मीद करती हूँ कि ना पहुंचे, लेकिन हम विदेशों में देख रहे हैं कि किस तरह से लोग कितनी अधिक संख्या में मर रहे हैं और किस तरह से उनको उनकी आखिरत का इंतज़ाम किया जा रहा है। तो क्वारंटाइन अफसाना 80 साल बाद भी उतना ही प्रासंगिक है। जी जी। तो ज़रूर ये अवश्य, मुझे उम्मीद है कि ये जो समय है, इसकी त्रासदी, इसके जो अनुभव हम कर रहे हैं, ये भी आने वाले साहित्य में परिलक्षित होंगे और कोई ना कोई हमें एक कालजयी रचना, जैसे कि अल्बर्ट कामू का द प्लेग नॉवल था, जी जी, ऐसी कोई कालजयी रचना ज़रूर फिर से वजूद में आएगी। जी, बहुत पैनी नज़र रखते हैं साहित्यकार, परिस्थितियां चाहे कुछ भी हों। आपने बताया कि 80 साल पहले जो शब्द इतिहास के पन्नों में दब गए थे, वो दोबारा से उजागर हुए हैं और आज हमारे समाज में बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल अपडेटेड से हो। चूँकि डॉक्टर निरुपम शर्मा हमारे साथ हैं और इतिहास की जो बात की है मैडम शैब्या त्रिपाठी ने, आप किस तरह इतिहास के आईने में देखती हैं कि वाकई में जो ऐतिहासिक शब्द थे वो कहीं ना कहीं अनंत में थे और आज दोबारा फिर सामने बिल्कुल पर्दे पर हैं, पृष्ठभूमि पर हैं, सामने दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैडम ने जो भी बताया है वो बात बिल्कुल ठीक है। जो वास्तव में महान रचनाकार होते हैं वह कालजयी, उनका जो लेखन है वह इसी ही आधार पर माना जाता है, क्योंकि वह जिस भी समय में पढ़ा जाए, जब भी उनकी रचनाओं का अवगाहन किया जाए, उसमें कुछ ना कुछ हमारे समय के अनुरूप हमें उस विचारधारा को जानने समझने में हमारी मदद करती है वह कृति। तो हमारे जीवन उपयोगी जो कलाएँ हैं, चूँकि जो ललित कलाएँ हैं उन्हें 5 भागों में बांटा गया है, तो उसमें सबसे पहले आती है स्थापत्य कला या भवन निर्माण कला। तो इसी ही प्रकार से हमारे जितने भी जीवन रक्षक इस समय हम देख रहे हैं, चाहे वे सफाई कर्मी हो, चाहे वे चिकित्सक हों, उन सब के ही लिए कहीं ना कहीं जो साहित्य है वह आज आगे बढ़ कर के आनंद प्रदान करने का माध्यम न केवल उन लोगों के लिए है, बल्कि जो घर में बंद हैं, जो लोग इस समय घर में रह कर के सबको अपनी सुरक्षा अपने हाथ में कहा जा रहा है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं साहित्य जो है वह सबकी मदद कर रहा है। तो स्थापत्य कला के बाद अगला जो आता है वह मूर्ति कला। मूर्ति कला में छेने और हथौड़ी की आवश्यकता होती है। उसके बाद आती है संगीत कला। संगीत कला में वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है। लेकिन जो हमारी साहित्य है, साहित्य में केवल लेखनी और कागज़ के माध्यम से ही, शब्दों के माध्यम से केवल साहित्यकार या कवि या लेखक जो है वह अपनी भावनाओं को इस प्रकार से अभिव्यक्त करता है कि वो न केवल उस समय, न केवल उसको आनंद प्रदान करने वाली होती हैं, बल्कि आगे आने वाली शताब्दियों तक लोगों को कहीं ना कहीं ऊर्जा का स्रोत बनी रहती हैं। तो यही कारण है कि साहित्य के माध्यम से कहीं साहित्य जो है, जो आज के समय में हम देख रहे हैं रची जा रही हैं रचनाएं, छुटपुट जो लोग पहले कभी नहीं लिखते थे, जो अलग अलग पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब के भी द्वारा आज उत्कृष्ट कोटि की रचनाएं लिखी जा रही हैं। उसके साथ साथ जो पहले के समय में लिखी गई रचनाएं हैं, चाहे हम संस्कृत कवियों को लें और चाहे हम
भक्तिकाल, रीतिकाल या छायावाद के कवियों को लें, वो आज भी हमारे लिए उसी ही प्रकार से आनंद प्रदान करने वाले हैं। तो उसका मुख्य कारण यही है कि उन सब में कहीं ना कहीं साहित्य की जो सरसता है, जो कहीं ना कहीं प्रासंगिकता है, उसके माध्यम से साहित्य जो है वह सदैव हमारे जीवन के लिए मंगलकारी है। और आगे आने वाले समय में भी साहित्य की उपादेयता निरंतर बनी रहेगी। जी, हम ये कह सकते हैं कि साहित्य जो है वो कला का संग्रह है, और वाकई में कलाएं ही होती हैं जो कि हमारी अभिव्यक्ति को दूसरों तक पहुंचाती हैं, चाहे वो फिर सांकेतिक विधा हो या फिर लिखित विधा हो, जिसे साहित्य हम लोग कह रहे हैं। चूँकि इस समय कोरोना संक्रमण काल है और ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए भी विशेष तरह की कला का, विशेष तरह के साहित्य का, आलेख का लगातार प्रयोग किया जा रहा है। साहित्यकार साहित्य के माध्यम से, कवि कविता के माध्यम से, शायर शायरी में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो घर में बैठे हैं उन्हें भी जागरूक कर रहे हैं, और जो कोरोना योद्धा हैं वो चाहे फिर पुलिसमैन हो, चाहे फिर सुरक्षाकर्मी हो, चाहे फिर वो स्वास्थ्य कर्मी हो या फिर सफाई कर्मी ही क्यों ना हो, तो आजकल जो साहित्य का एक रूप देखने को मिल रहा है, और उस साहित्य में सिर्फ और सिर्फ जो देखने में आ रहा है वो ये है कि उत्साहवर्धन है सभी का। तो आजकल का जो साहित्य का रूप है उसको डॉक्टर शैब्या त्रिपाठी, चूँकि आप उर्दू विभाग से हैं और उर्दू की जानकार हैं, किस तरह देखती हैं कि वाकई में ये जो भूमिका है साहित्य की, ये हमारे आम जन को वर्तमान परिस्थितियों से उबारने में कहीं कुछ मदद कर पा रही है? जी बिल्कुल, साहित्य उत्साहवर्धन का कार्य कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत प्रचुर मात्रा में साहित्य इस वक्त लिखा जा रहा है जी। क्योंकि जैसे मैम ने कहा कि जो विभिन्न पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे वो भी साहित्य के मैदान में आ रहे हैं, अदब के मैदान में आ रहे हैं और अपनी रचनाएं। और आज के समय में जो सोशल मीडिया है ये बहुत बड़ा एक ज़रिया बन गया है उन रचनाओं को दूसरों तक पहुंचाने का। जी। अभी लंबा वक्त लगेगा जब हम इन रचनाओं में से कुछ उत्कृष्ट रचनाओं को तलाश पाएंगे। जी। अभी तो ये व्यक्तिगत अनुभव हैं, फिर भी इन व्यक्तिगत अनुभवों के तौर पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो कोरोना योद्धा हैं, जो हमारी जीवन रक्षक सेवाओं में लगे हैं, उनके उत्साहवर्धन के लिए बराबर रचनाएं की जा रही हैं। और दूसरा, इस समय की त्रासदी को व्यक्त करते हुए भी वो जो अकेलापन, वो जो तकलीफ़ है, इन तमाम चीज़ों को साहित्य में, कविताओं में, शायरी में बयान किया जा रहा है। लेकिन यही कि अभी ये कहना बहुत जल्दी होगी कि इससे हमें किस कोटि की रचनाएं मिलेंगी, क्योंकि प्रचुरता जब आती है तो वो कहीं ना कहीं जो आपकी क्वालिटी होती है उससे समझौता करती है। तो इस रचनाओं के ढेर में से हमें कुछ उच्च कोटि की रचनाएं आने वाला समय ज़रूर देगा। जी, शून्य में ढूंढ लेते हैं कुछ न कुछ कलाकार जो उनके मतलब का होता है। वही बात आपके शब्दों में उद्घाटित हो रही है कि भले ही संक्रमण काल हो, ऐसे में खुद को जीवंत रखना, लोगों का उत्साहवर्धन करना, और कहीं ना कहीं साहित्य के प्रति जो लोगों का लगाव है या साहित्य में जो ढूंढने की कोशिश है वो जारी है। डॉक्टर निरुपम शर्मा, चूँकि वर्तमान समय वाकई में संकट का समय है, और ऐसे समय में साहित्य और भाषा ये दो ही ऐसे कहना चाहिए रास्ते हैं जिनके माध्यम से हम लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि आज हम यहाँ आपस में जो परिचर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इसका उद्देश्य भी यही है कि हम लोगों को जागरूक करें। हिंदी भाषा एक बहुत ही सरल, सुगम भाषा कही जाती है। हिंदी भाषा के साहित्य की अगर बात हम करें तो आजकल जो साहित्य की रचना हो रही है, ज़्यादातर चूँकि हिंदी भाषी क्षेत्र में है, हम लोग हिंदी भाषी हैं, हिंदी में जो साहित्य आ रहा है उसकी जो गुणवत्ता है वो और ज़्यादा निखर कर सामने आ रही है। क्या महसूस करती हैं आप वर्तमान परिवेश में, वाकई में निखर रही है हिंदी? बिल्कुल, क्योंकि हिंदी भाषा हो या किसी भी भाषा का साहित्य हो, साहित्य जो है वह संवेदनाओं का ही तो पुंज है। जब व्यक्ति संवेदनशील होगा तभी ही वह रचना करने में, अच्छी रचना करने में सक्षम हो सकता है। तो संवेदनाओं का जब ज्वार उमड़ता है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द हार्ट जो वर्ड्सवर्थ ने कहा है, तो उसके ही आधार पर यदि हम देखें तो जब भावनाओं का ज्वार उमड़ा है तभी ही तो व्यक्ति जो है वह दूसरों के दर्द को महसूस कर पा रहा है और उसके आधार पर वह लेखन कर रहा है। तो आज के समय की जो रचनाएं लिखी जा रही हों, चाहे कोरोना से संबंधित आज के समय की जो रचनाएं हैं, उनको भी हम कह सकते हैं कि वे वास्तव में कहीं ना कहीं समाज में संवेदनाओं को जगाने वाली, दूसरे लोगों में इस बीमारी के प्रति, इस बीमारी से ग्रस्त लोगों और उनके परिवारजनों के प्रति कहीं ना कहीं सहानुभूति का भाव उत्पन्न करने वाली हैं। उसके साथ ही साथ हम प्राचीन अपना आदिकालीन हिंदी का जो साहित्य है उससे लेकर के आज तक का जितना भी साहित्य देखें तो जो भी साहित्य
साहित्यकार के द्वारा संवेदनाओं का सही प्रस्तुतिकरण रचना में किया गया है, भाषा और सही शाब्दिक शब्दावली के माध्यम से, वही रचना जो है वह आगे चल करके महान रचना की कोटि में उसकी गिनती हुई है। तो यदि हम कहें कि संवेदनाओं के आधार पर जो सद सामाजिक होने का जो कर्तव्य है वह साहित्यकार के द्वारा प्राचीन काल में भी निभाया जाता रहा था और आज के समय के रचनाकार जो हैं वह भी तल्लीनता से इसमें लगे हुए हैं। जी, साहित्य की गुणवत्ता में निरंतर सुधार की बात जो हम कर रहे हैं वो हमें देखने को मिल रही है और भविष्य में भी शायद ऐसा ही कुछ होगा। अगर बात करें हम साहित्य के स्वरूप की, तो साहित्य का स्वरूप भी लगातार परिवर्तित हो रहा है। आज सोशल मीडिया का युग है, जैसा कि आप पहले ही कह चुकी हैं डॉक्टर शैब्या त्रिपाठी। सोशल मीडिया पर जिस तरह का साहित्य आ रहा है, कई बार तो बहुत अच्छी बातें होती हैं सोशल मीडिया पर, और उन्हें पढ़कर, उन्हें देखकर, सुनकर, समझकर मन में एक प्रसन्नता होती है। वहीं कुछ ना कुछ नकारात्मक साहित्य भी देखने को मिल रहा है। क्या कहती हैं आप, जो साहित्य का बदलता स्वरूप है, उस स्वरूप में हमें अपनी मानवता, इंसानियत, समाज और भाषा है, उसको कैसे जिंदा रखना होगा? कि साहित्य का वर्तमान समय में जो बदलता स्वरूप हमें दिख रहा है, जैसा कि आपने कहा कि कुछ चीज़ें अच्छी नज़र आती हैं और कुछ चीज़ें बहुत सी नकारात्मकताओं को अपने अंदर समेटे हुए होती हैं। तो ये होता पहले भी था, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए ये सामने आने लगा है। अच्छाइयाँ भी पहले थी, बुराइयाँ भी पहले थी। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उनमें से क्या चुनते हैं। साहित्य के बदलते स्वरूप की बात है तो आज जैसे हम कागज़ छपी हुई किताबें जिनका इस्तेमाल करते थे, आज हम देख रहे हैं कि PDF फॉर्मेट हर किताब का, हर अच्छी किताब का, हर कालजयी रचना का उपलब्ध है। तो इससे क्या हुआ कि लोगों तक साहित्य की पहुंच बढ़ गई है। अगर हम इसका सकारात्मक पक्ष देखें सोशल मीडिया का या आपके जो संप्रेषण के साधन हैं, तो सकारात्मक पक्ष ये है कि साहित्य तक पहुंच बढ़ी है जी। और जब पहुंच बढ़ी है तो उससे सीखना, उसको बरतना, ये भी बढ़ा है। नकारात्मक, सकारात्मक हर तरीके की चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन नकारात्मकता बहुत दिनों तक नहीं चलती जी। जो सकारात्मक है वही बचा रह जाएगा। यानी सत्य है वो हमेशा जीवित रहता है। जो सकारात्मक है, जो सत्य है जी। जो संवेदनशील है, जिसमें भावानुभूति है, वो बचा रह जाएगा, बाकी समय के साथ मिट जाएगा। जी। तो साहित्य अपने बदलते स्वरूप, साहित्य क्योंकि समाज से में निर्मित हुआ है, समाज को बरत रहा है, तो समय जैसे समाज बदलेगा साहित्य बदलेगा। क्योंकि अब कम्युनिकेशन की जहाँ तक बात हो रही है, संप्रेषण के माध्यमों की बात हो रही है, तो साहित्य भी हमारा अप टू डेट हो रहा है जी। आप किंडल देख रहे हैं, आप PDF फॉर्मेट में किताबें देख रहे हैं, आप पॉडकास्टिंग देख रहे हैं, तो उससे साहित्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं और आने वाले समय में इन चीज़ों को अपने में समेटते हुए साहित्य में ज़रूर अच्छी रचनाएं हमें नज़र आएंगी। जी बिल्कुल। साहित्य की बात अगर हम करें, जो वास्तविक साहित्य है उस तक पहुंच हमारी बहुत आसान हुई है। वर्तमान परिस्थितियों में लोगों को बहुत अच्छा अवसर मिला है लॉकडाउन में अपने इतिहास को, अपने साहित्य को और अपने आप को समझने का, सोचने का। डॉक्टर निरुपम शर्मा, क्या कहती हैं आप, वाकई में जो आज की समाज में जो साहित्य का रूप है उसने लोगों की अप्रोच आसान की है? वाकई में क्या उनकी पहुंच में आ गया है वो प्राचीन साहित्य भी जो कभी हम दादा दादी, नाना नानी से सुना करते थे? जी बिल्कुल। आज के समय में जो प्रसार मीडिया है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे लिए रचनाएं देखने के लिए भी विजुअल रूप में भी उपस्थित हैं और उसके साथ साथ पढ़ने के लिए भी हमें आसानी से उपलब्ध हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरनेट का सकारात्मक प्रभाव तो है ही। उसके साथ ही साथ यदि हम देखें तो साहित्य में जो आपने कहा कि अनर्गल या फुटपाथी साहित्य या कहना चाहिए कि कूड़ा पहले भी लिखा जाता रहा था, आज भी लिखा जा रहा है, तो केवल आगे वही ही जाता है जिसमें कि हमारे जो भारतीय मानवीय मूल्य हैं, सत्यम, शिवम, शिवम और सुंदरम, वो लेकर के अपने साथ में जो मांगलिक जीवन मूल्य हैं उनको लेकर के जो साहित्य आगे बढ़ेगा वही साहित्य हमेशा पढ़ा सराहा जाएगा और उसको ही हमेशा कालजयी की श्रेणी में रखा जा सकेगा। जी जी, कह सकते हैं हम कि जिस दिए में तेल होगा बस वही रह जाएगा। और साहित्य में अगर जीवंतता है, सत्यता है, कुछ सकारात्मकता है, तो हमारा साहित्य हमारे पूरे समाज का हमेशा ही मार्गदर्शन करता रहेगा। चूँकि एक विशेष संदेश की आवश्यकता है, आज हम कोरोना संक्रमण काल में हैं। क्या संदेश है डॉक्टर शैब्या त्रिपाठी आपका हमारे दर्शकों के लिए? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि ये संक्रमण काल है,
तकलीफ़ का समय है, मुश्किल का समय है, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, लेकिन सामाजिक दूरी से ज़्यादा हमें फ़िज़िकल डिस्टेंस, शारीरिक दूरी बनाए रखना है, लोगों का साथ नहीं छोड़ना है। सामाजिक दूरी का मतलब ये नहीं है कि हम ज़रूरतमंद के साथ ना खड़े हों, और तमाम तरह के आपको सुरक्षा की जो साधन बताए जा रहे हैं उनका हमें ध्यान रखना है। हाथ धोना है, मास्क लगाना है, ग्लव्स पहनने हैं, ये चीज़ें हम अपने लिए भी कर रहे हैं, घरों में रहना है, अपनी सुरक्षा के लिए भी और समाज की सुरक्षा के लिए भी। बच्चों और बड़े बूढ़ों की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखना है और अपने को मनोवैज्ञानिक व्याधियों से बचाना है। निराश ना हो, अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, क्योंकि इस मुश्किल समय में, इस शुष्क समय में साहित्य और किताबें ही हैं जो जीवन की सरसता को बचाए रखेंगी। डॉक्टर निरुपम शर्मा, चूँकि कोरोना संक्रमण काल में हमारा पूरा समाज जी रहा है और आप हिंदी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बरेली कॉलेज बरेली की, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? जैसा कि मैम ने कहा है, कोरोना से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस समय प्रचार माध्यमों के द्वारा हम सबको ही बहुत अधिक मिल पा रही है। तो सरकार के द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उनको, उन सारी ही गाइडलाइंस को मानते हुए कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि वह अपनी सुरक्षा करे और अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा के माध्यम से कहीं ना कहीं वह समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान कर सकेगा। तो ये धैर्य का समय है, धैर्य बना करके रखें। उसके साथ साथ मानवता को हमें नहीं छोड़ना है और मानवता के आधार पर हमें दूसरों की मदद करते हुए, संवेदनाओं को जीवंत रखते हुए कहीं ना कहीं साहित्य और संगीत, जैसे पहले भी कहा गया है, एक बहुत ही प्रचलित उक्ति है कि साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। तो हम साहित्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से कहीं ना कहीं सकारात्मक संदेश दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम बन सकते हैं और हमें समाज में सदैव दूसरों की मदद करने के लिए उसी ही प्रकार से लगे रहना चाहिए जैसे कि पूर्व में लगे रहे थे। तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर शाव्या त्रिपाठी और डॉक्टर निरुपमा शर्मा के साथ बातचीत से हमें आभास हुआ और शायद आपने भी ये समझा होगा कि साहित्य, भाषा और समाज, इन तीनों की बहुत ही महती भूमिका है, भले ही वो चाहे कोरोना संक्रमण काल क्यों ना हो। ऐसे में साहित्य की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए अपने आप को सुरक्षित रहिए, समाज को सुरक्षित रखिए, खुद को सुरक्षित रखिए और पूरे देश, पूरी दुनिया के सुरक्षित रहने की कामना करते रहिए। आप दोनों लोग हमारे स्टूडियो में आए, सारगर्भित चर्चा हुई आपके साथ, आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।